तो आज मैं रेडॉक्स के 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 19 एंड 20 का डिस्कस कर चुका हूँ। आज 2021 के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 का किस में चेंज हो रहा है। तो इसमें देखो ये हमारा क्रोमेटायन हो गया, यहाँ पे ये कितने में +6 से और +6 से जा रहा है +3 में। तो चेंज कितना आ रहा है, नेट चेंज आ रहा है यहाँ पर 3 का आ रहा है। यहाँ पे परमैग्नेटाइन ये +7 में, +7 से कहाँ पे गया +2 में, तो यहाँ पे हुआ हमारा 5 का चेंज। वैसे आंसर 5 तो मिल गया है बट मैं और में भी देख लेता हूँ। यहाँ डाइक्रोमेटाइन में क्रोमियम +6 में और यहाँ क्रोमियम +3 में, तो चेंज कितना है 3 का है। चाहो तो इसको सब में ऐसे निकाल सकते हैं हम। जैसे मान लो मैंने क्रोमियम का निकालना है तो मैंने इसको x कंसीडर कर रहा हूँ, 2 है तो 2x +7 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इक्वल टू नेट चार्ज कितना है इस पे -2 तो रख दिया। तो 2x -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू ये उधर जाएगा +12 हो गया। तो x इक्वल टू +6 सब में ऐसे ही निकालना है। यहाँ पे भी ऐसे इसी को इसी मेथड से निकालने पर हम देखेंगे कि इसका आता है हमारे पास +3 कार्बन का और CO2 में कार्बन का है +4। तो यहाँ से कितने का चेंज आ रहा है 1 का, बट वो पूछा है कि 5 का चेंज हो किस में हो रहा है, तो 5 का चेंज है ओनली ऑप्शन 1 में। तो यहाँ से ऑप्शन 1 हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। देन अगले पर चलते हैं। अगले पर ये बैलेंसिंग से लग रहा है। बोला द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन एल्कलाइन मीडियम बेसिक मीडियम में इज गिवन ब्लो। एसेट है सॉलिड और OH माइनस एक्वस है, वहां से S-2 में गया और H2O3-2 में गया। और तो कुल मिला के हमको ये वाटर आया। बैलेंसिंग करनी है और वो भी बेसिक मीडियम में करनी है। तो यहाँ देखो ये एसिड सल्फर यहाँ पे कितने में 0 में, यहाँ पे चला गया -2 में और यहाँ पर है ये प्लस का 2 में। तो 0 से -2 में रिडक्शन एंड 0 से प्लस का 2 में ऑक्सीडेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को मैं बैलेंस करने जा रहा हूँ। ये पहले मैंने रिएक्शन को यहाँ लिख दिया। ये हमारी रिडक्शन हाफ होगी और ये वाली होगी ऑक्सीडेशन हाफ। इसमें 0 से ये -2 में गया सल्फाइड आयन में और यहाँ 0 से ये थायोसल्फेट आयन में गया +2 में। तो इधर सल्फर के 8 एटम्स हैं, इधर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इधर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को, और इधर है -2 चार्ज और -2 मल्टीप्लाई 8 तो टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इधर 16 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया। देन इधर सल्फर के 8 एटम्स हैं और इधर इसमें थे 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सल्फर तो बैलेंस। अब ऑक्सीजन इधर के होते हुए 4 × 3 12 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2 ऐड करते हैं, तो 12 H2 ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया 12 × 2 24 H2 एक्स्ट्रा, तो 20 H2 मतलब H+ को बैलेंस करने के लिए हम H+ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो 24 H+ ऐड कर दी। अब चार्ज बैलेंस करेंगे तो इधर है न्यूट्रल और इधर कितना आ रहा है प्लस का 24 और माइनस का 8। तो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल करने के लिए मैंने 16 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। 16 माइनस का 16 ये और माइनस का 8, तो हो गया माइनस का 24 और ये प्लस का 24 बैलेंस। अब जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये मैं इसको कैंसिल कर दूंगा नेट गेन और नेट लॉस को। तो ये लेफ्ट वालों को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट वालों को राइट साइड में। तो एक एसिड ये रहा और एक एसिड ये रहा, तो दो कितने हो गए 2 एसिड और ये 12 H2 मैंने यहाँ रख दिए, ये 16 इलेक्ट्रॉन ये लेफ्ट में रख दिए। इधर 8 H2 माइनस और 4 H2O3-2 20 H4 रख दिया और 16 इलेक्ट्रॉन, ये लेफ्ट राइट वाली कैंसिल। अब रिएक्शन को बोल रहा है बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने H+ होते हैं उतने ही OH- आयन दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो कितने 24 H+ है, तो मैं दोनों साइड इधर भी मैंने 24 OH- ऐड किए, इधर भी मैंने 24 OH- ऐड किए और H+ और OH- मिलकर के क्या बनाएंगे H2O।
24 है तो 24H2 बना लेंगे। अब ये 24H2 इधर आ गया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 12H2 है तो इसको मैं माइनस करके लिख दूंगा, इधर कितने बच जाएंगे 12। तो इस रिएक्शन को ऐसे किया कि लिखा 2 AZ प्लस ये 24OH माइनस 8H2 माइनस 2 4H2O3 माइनस 2 और ये बचेगा 12H2O। 24 थे इसमें से 12 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 12H2O। तो ओवरऑल हो गया। अब इसको एक बार और मैं 2 से और कट कर देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 से ये 12, ये 4, ये 2 एंड ये 6, तो ये रख दी हमने यहाँ पे। तो यहाँ से OH कितना आ गया 12 आ गया। पूछा क्या था इसमें, द वैल्यू ऑफ ए, यही पूछा है द वैल्यू ऑफ ए। मैंने इसको 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ देखो एसेट में यहाँ 1 है तो मुझे यहाँ पर 1 लाना है और यहाँ कितना था 2, तो इसको 1 लाना था, इस वजह से मैंने पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये सिंपल बैलेंसिंग से क्वेश्चन है। एंड अगला ये भी बैलेंसिंग से बोला परमैग्नेट आयन है, इसकी ऑक्सीडेट आयन के साथ रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में और ये Mn+2 में गया और साथ में CO2 प्लस H2O। बोला इफ अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद इंटीजर कोफिशिएंट द वैल्यू ऑफ C, वैल्यू ऑफ C मतलब कहाँ है C, H प्लस आयन की, H प्लस आयन का कोफिशिएंट पूछा है। ठीक है, तो इसको वही ऑक्सीडेशन आप और रिडक्शन आप में डिवाइड करेंगे। यहाँ ये +7 से +2 में गया ये रिडक्शन आप, और यहाँ ये +3 से +4 में गया ये ऑक्सीडेशन हाफ। तो मैंगनीज तो इसमें बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे H2 ऐड करेंगे, तो 4 इधर ऑक्सीजन है तो 4H2 ऐड कर दूंगा। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे H प्लस ऐड करेंगे, 8 है तो 8H प्लस ऐड कर दिए। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर +2 चार्ज है और इधर कितना है प्लस का 8 और माइनस का 1, तो अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो -5 और -1 हो गया 6, तो बच जाएगा प्लस का 2, इधर भी प्लस का 2 इधर भी प्लस का 2। अभी इस 2 पर ध्यान मत दो। अब इधर मैं बैलेंस कर रहा हूँ इसको ऑक्सीडेट को, तो इधर कार्बन कितने 2, इधर है 1, तो 2 करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर ऑक्सीजन इधर 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 इधर भी 4, सब बैलेंस एटम सारे बैलेंस। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर -2 है तो मैं इधर भी -2 लाऊंगा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए, तो इसलिए इस मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 मल्टीप्लाई 2 10 और 2 मल्टीप्लाई 5 ये भी 10 हो जाएगा। तो इसको पूरी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 8 और 16, जिसको मैंने यहाँ रख दिया 2MnO4 माइनस 16H प्लस और ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 2Mn+2 और 8H2O। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5C2O4 माइनस 2, इसको करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 और ये 10। अब ये आ रहा है लेफ्ट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन और ये राइट साइड में ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये लेफ्ट वालों को मैं लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ एक साथ और राइट वालों को राइट साइड में रख रहा हूँ एक साथ, तो ये 2MnO4 माइनस 16H प्लस और इधर से उठाया 5C2O4 माइनस 2, यहाँ से मैंने उठाया 2Mn+2 रख दिया, ये 8H2 रख दिए और ये 10CO2 रख दिए। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ देखो मैग्नीज कितने वो MnO4 माइनस कितने 2 है और इसमें भी 2 है, मीन्स इसको मुझे डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो H प्लस पूछा था 16 है, ये C की वैल्यू कितनी आ गई 16। देन नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल स्पीसीज शो डिसप्रोपोर्शनेशन, कौन सी रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकती है। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक स्पीसीज में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब जैसे बोल रहा है कि ऑल स्पीसीज शो करनी चाहिए, ऑल सेट ऑफ स्पीसीज मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन शो करना चाहिए। अब MnO4 माइनस यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब +7 मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये इसके ऊपर ऑक्सीडेशन शो नहीं कर सकता, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा।
तो बोल रहा कि सेट ऑल स्पीसीज शो करनी चाहिए, तो ये वाला नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया। अब ऐसे ही F2, इस वाले में बोल रहा हूँ F2 फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, इसकी हाईएस्ट EN होने की वजह से ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ही नहीं, प्लस में शो नहीं करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये वाला भी क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। अगेन MnO4- आ गया, तो ये भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आगे ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ये भी शो नहीं करेगा। ये Cr2O7-2 ये भी कितने में, +6 में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं करेगा। अगेन यहाँ पे जो ClO4- में क्लोरीन +7 में, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। फिर से MnO4- है, ये भी नहीं करेगा, इसमें भी +6 में नहीं करेगा, +6 में नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी इन ऑप्शंस में नहीं था जो सारी की सारी स्पीसीज इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करे, इस वजह से ये क्वेश्चन हुआ था बोनस। क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए एक ही एटम में, मतलब एक ही स्पीसीज में और एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, अब इसमें इसका पॉसिबल नहीं है, इसमें इसका पॉसिबल नहीं है, इसका भी नहीं है, यहाँ इन दो का नहीं है, इसमें भी इन दो का नहीं है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जिसमें की सारी स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करे, इस वजह से ये बोनस हो गया। देन नेक्स्ट, द स्पीसीज गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, फिर से डिस्प्रोपोर्शनेशन से, अब डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है कि एक ही स्पीसीज में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब जैसे BrO- में ब्रोमीन +1 में बीच में, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी पॉसिबल है, तो ये शो कर सकता है। BrO3- यहाँ ब्रोमीन +5 में, तो ये मैक्सिमम +7 तक जाता है और मिनिमम -1 तक जाता है, तो ये भी पॉसिबल है। BrO3- ये +3 में, ये मैक्सिमम +7 तक जाएगा, मिनिमम -1 तक जाएगा, ये भी पॉसिबल है। BrO4- ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 में, इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, और यही पूछा है कि डज नॉट शो। इन अगले में कि बोल रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो, इधर एक कोलॉइड प्रिपरेशन मेथड है और इधर एक केमिकल रिएक्शंस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो इसमें देखो, इसमें तो हाइड्रोलाइसिस वाले, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन, और इसमें साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे एक वाटर के साथ रिएक्शन यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, बट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है, ये +3 से 0 में जा रहा है। बट हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे इसमें देखो FeCl3, आयरन यहाँ पे +3 में और इसमें भी +3 में, Cl यहाँ भी -1 में, यहाँ भी -1 में, और वो कॉलॉइड की बोल रहा है, मीन्स ये सॉल वाला ये कॉलॉइड है, तो मुझे इसमें देखना है। तो आयरन +3 से +3 में ही है, तो और वाटर के साथ रिएक्शन है और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोलाइसिस। तो ए में आएगा 4th। तो ये दो ऑप्शन तो हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, एक तो यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। फिर देख रहे हैं पहले डबल डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। डबल डिकम्पोजिशन, चलो और सीक्वेंस ही चलते हैं। रिडक्शन, अब हमारे पास दो बच गए ऑप्शन, बी में 2 है और बी में 1 है, तो 1 और 2 को ही चेक करेंगे। अब मैं कॉलर्ड वाले का देखना है ओनली, तो AuCl3 से Au, ये कॉलर्ड बन रहा है, सोल मतलब कॉलर्ड है, तो मैं इन दोनों को चेक करूंगा। तो ये यहाँ पे ओरम +3 से कहाँ पे चला गया, 0 में, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। मीन्स हमारा बी में आएगा 1 ऑप्शन, तो ये यहीं से टिक हो गया था, ये यहाँ भी गलत। फिर भी और भी चेक कर लेते हैं। अब मैं ऑक्सीडेशन देख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है और एक डबल डिकम्पोजिशन है, तो हमारा 4th और 1 तो हो चुका है ये, और ये बचे 2। ऑक्सीडेशन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ये सोल जा रहा है, तो
सल्फर यहाँ पे हमारा +4 में, यहाँ 0 में, और दोनों सल्फर, सॉरी यहाँ पे सल्फर +4 में और यहाँ -2 में, और दोनों सल्फर 0 में जा रहे हैं। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं और ये सोल्व बना रहा है, तो यहाँ से देखूंगा तो मैं रिडक्शन है, और यहाँ से देखूंगा तो ऑक्सीडेशन है। तो ये हम ऑप्शन के बेसिस पर चलेंगे, ये ऑक्सीडेशन वाला। इस वजह से मैं पहले डबल डीकम्पोजिशन चेक कर रहा हूँ। डबल डीकम्पोजिशन में देखो AH2O3 कहाँ से और AH2S3 में जा रहा है, ये सोल बना रहा है, मीन्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो आर्सेनिक ये +3 में, इसमें भी +3 में, आर्सेनिक +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, और ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में, ये इधर -2 में, इसमें भी कोई चेंज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई चेंज नहीं। सल्फर देखो यहाँ -2 में और यहाँ भी -2 में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई चेंज नहीं। और ये क्या कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज नहीं, बट ये ब्रेक कर रहा है, इस वजह से हम क्या बोल देंगे इसको, डीकम्पोजिशन। और ये दो दो हो रहे हैं ब्रेक, ये भी ब्रेक कर रहा है, ये भी, तो इसको नाम दे दिया गया डबल डीकम्पोजिशन। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं। अब उसके बेसिस पे बचा लास्ट ऑप्शन, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये +4 है, ये -2 है, ये 0। अब मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं तो ऑक्सीडेशन है, और इस पे रेस्पेक्ट में देखूं तो रिडक्शन है। इस वजह से ये ऑप्शन के बेसिस पर सेलेक्ट करना है। तो क्लियर, इसमें ऑप्शन 2 से ही पता चल रहा है, एक तो फोर्थ से, मतलब ए के लिए पता चल रहा है हाइड्रोलाइसिस के लिए, और रिडक्शन के लिए पता चल रहा है, ये दोनों स्पेशली ये ऑक्सीडेशन वाला, ये तो ऑप्शन के बेसिस पर है। ऐसे डबल डीकम्पोजिशन में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं, और साथ में ये डीकम्पोज हो रहे हैं, इस वजह से इसको हमने नाम दे दिया डबल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ से ये दो ऑप्शन से ही हो जाता, और यही दो क्लियर ऑप्शन से पता चल रहा है, इन दो में क्लियर ऑप्शन पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला द एग्जैक्ट वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन required to neutralize 50 ml 1 molar H3PO3 solution and 100 ml 2 molar H3PO2 solution respectively। ठीक है, बोला है 1 मोलर NaOH को एक बार H3PO3 के साथ न्यूट्रलाइज करो और एक बार H3PO2 के साथ न्यूट्रलाइज करो। ठीक है, तो मैं H3PO3 की रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहा हूँ। अब इसका वैलेंसी फैक्टर देखो, इसकी स्ट्रक्चर से आएगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, NCERT में गिवन है ये। अब यहाँ देखो इसके पास दो दो OH है, तो इसके पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन 2 ही है, इस वजह से ये अपनी एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपने 2 H+ है वो डोनेट करेगा, 2 H+ डोनेट करेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। तो ये एक तो जो फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट है वो ऐसे कैसे रहेगा, ये रहेगा। इसने 2 H+ डोनेट किए, मीन्स बेस के साथ रिएक्ट करे, तो यहाँ पे क्या आएगा, Na2HPO3 + 2H2 हो गया। अब ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, ये 50 ml है और 1 मोलर है, ये मैंने रख दिया। ये हमारे पास 1 मोलर है और इसका वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब मैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या करूँगा, इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कर दिया, ये लगाया नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसके लिए भी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। और नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी 1, वैलेंसी फैक्टर कितना, जितने H+ डोनेट करेगा वो तो करे 50, 1 × 1, बेस एक OH- आयन रिलीज कर रहा है, एक मोल इसका एक OH- आयन रिलीज कर रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। तो ये 1 रख दिया। वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ से आ गया 100 ml। अब एक बार मैंने H3PO3 के साथ कराई, एक बार मैं H3PO2 के साथ कराऊंगा, NaOH के साथ कराते हैं। अब इसकी मैं जब स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी आती है, इसमें ओनली एक OH बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड है, तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। या ये ओनली एक H+ डोनेट करेगा अपना, तो एक H+, 3 में से क्या एक डोनेट कर दिया, तो 2 ऐसे कैसे बचे रह गए, तो ये बना NaH2PO2 बना लिया और साथ में बन गया H2। ये 100 ml गिवन है,
2 मोलर गिवन है, 1 मोलर गिवन है, BmL इसका वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट ऑफ ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कर दिया, N इंटू बी। इसका नॉर्मलिटी हमारी मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी 2 गिवन है, बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसने जितना H प्लस डोनेट करेगा, एक H प्लस किया तो बैलेंसी फैक्टर 1, वॉल्यूम रख दिया 100। इसका मोलरिटी 1, N फैक्टर, एक NaOH एक OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है तो इसका बैलेंसी फैक्टर हो गया 1, वॉल्यूम मैंने किया तो वॉल्यूम आया 200। तो टोटल पूछा है तो दोनों को, मतलब टोटल नहीं पूछा, अलग अलग ही पूछा था, इसका 100 और इसका ये 200 हो गया। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 15 ml of aqueous solution of Ap+2 in acidic medium completely reacted with 20 ml 0.03 molar aqueous Cr2O7-2। तो पूछ रहा था मोलरिटी ऑफ Ap+2 सॉल्यूशन। सिंपल है, Ap+2 की रिएक्शन डाइक्रोमेट आयन के साथ करवा रहा हूँ एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट कहाँ से जाएगा, +6 से +3 में ये चला गया। अब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा +2 से +3 में। अब मैं एन फैक्टर निकाला हूँ, एक्सचेंज कितना हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ आयरन का कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया 1। ऐसे Cr2O7-2 है, क्रोमियम, एक क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, +6 से +3 में गया तो एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ 3, और इसके एक मोल में कितने एटम है 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो एन फैक्टर हो गया 6 इसका। अब मैं इक्विवेलेंट ऑफ Ap+2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट आयन कर दूंगा। फॉर्मूला इसका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसका भी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और नॉर्मलिटी क्या होती है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया 1 रख दिया, वॉल्यूम हमको गिवन है 15 ml रख दिया। अब यहाँ से भी इसकी नॉर्मलिटी हमको गिवन है, नॉर्मलिटी नहीं मोलरिटी 0.03, एन फैक्टर कितना आया है 6, वॉल्यूम गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करने पे मुझे मोलरिटी मिल गई 0.24 मोलर, बट वो 10⁻⁻2 की पावर में पूछा है तो मैं बोलूँगा 24 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। तो ये 24 इंटू 10⁻⁻2 मोलर हो गया। अगला चलते हैं, बोल रहा है फिर इसमें कि व्हेन 35 ml 0.15 मोलर लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, lead nitrate solution is mixed with 20 ml 0.12 molar chromic sulfate solution। बोला है 10⁻⁻5 moles of lead sulfate precipitate out, lead sulfate के मोल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन क्रोमियम सल्फेट के साथ करवाई। तो यहाँ से बोला है मुझे, मैं रिएक्शन कराऊंगा PbSO4 और ये क्रोमिक नाइट्रेट मिल गया, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करा। मैंने इसको बैलेंस कर दिया, इधर कितना है, पहले क्रोमियम को, इधर क्रोमियम 2 है तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्रोमियम बैलेंस हो गया यहाँ पे हमारा। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन 3 मल्टीप्लाई, मतलब नाइट्रेट ही पूरा 3 मल्टीप्लाई 2 6 है, तो इसको 2 था 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गया। सल्फेट इधर 3 है तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेड भी अब सारा बैलेंस है। तो अगर मैं मोल की बात करूं, मोल क्या होगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी गिवन है 0.15, वॉल्यूम भी गिवन है, मैंने निकाले 5.25 मिलीमोल्स। इसका भी मुझे मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ये मल्टीप्लाई किया 2.4 मिलीमोल्स आ गए। अब वो मुझे पूछा है लेड सल्फेट के मोल्स पूछा है, तो ये कितना बनेगा लेड सल्फेट, वो डिपेंड करेगा इन दोनों में से। तो हम क्या लिमिटिंग रिएजेंट वाला लगाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट लगाने के लिए स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट निकालूंगा मैं। इसके लिए कितना आएगा 5.25, मतलब गिवन मोल, ये गिवन मोल हो जाएगा
डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये किया, और यहाँ पे गिवन मोल डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किया। तो जिसका कम आएगा, अभी ये करूँगा मैं 5/3, तो ये 2.4 से कम ही आएगा, तो ये कम में, तो ये हमारा LR हो जाएगा और ये एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ देखो कि 3 मोल से 3 मोल इसका मिल रहा है, तो 5.25 मिलीमोल से वो भी 5.25 मिलीमोल से ये भी 5.25 मिलीमोल ही मिलेगा हमको, मिलीमोल मिलेगा। तो 5.25 मिली को मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब वो पावर शायद 5 में पूछा है, तो मैंने लिख दिया इसको 525 इंटू 10⁻5 मोल्स हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 525 हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद 10 ml of 0.05 molar KMnO4 solution was consumed in a titration with 10 ml गिवन ऑक्जेलिक एसिड, KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ करना, ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट के साथ, डाईहाइड्रेट। द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन चाहिए ग्राम पर लीटर में, यूनिट में ध्यान रखियो। तो KMnO4 की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट 2H2O के साथ करवा रहे हैं। ये एसिड है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 +7 से जाता है +2 में, और ये ऑक्जेलिक एसिड किस में जाता है, CO2 में। तो ये +7 है, ये +2 में, एन फैक्टर कितना हो गया, नेट एक्सचेंज 5 का मल्टीप्लाई 1 = 5 आ गया। यहाँ पर एक कार्बन कितने में, +3 में, +3 से जा रहा है +4 में, तो 1 और कार्बन एक मोल में कितने, 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो एन फैक्टर इसका कितना हो गया, टोटल हो गया 2। अब मैं क्या करूँगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट करा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी क्या होते हैं, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी गिवन है, वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का आया 5, वॉल्यूम गिवन है। अब इसका मोलरिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेंथ मोलरिटी से ही आएगी, और एन फैक्टर इसका ये 2 आया, वो रख दिया। वॉल्यूम गिवन है, इसको कैलकुलेट करने पे मोलरिटी आई 0.125 मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। अब मोल क्या है, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, वो पूछा है ग्राम पर लीटर में चाहिए मुझे, ग्राम में मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो मोल क्या होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, मुझे मास चाहिए तो मैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ मुझे निकालनी है, ये मुझे मिला 0.125 मोल पर लीटर। तो मुझे इसको मास में कन्वर्ट करना है, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट 126 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट के, तो ये 126 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ग्राम पर लीटर में। तो ये आ गई 15.75 ग्राम पर लीटर। बट वो आंसर पूछा है कि 10⁻² की फॉर्म में चाहिए, तो 10⁻² की फॉर्म में ले जाने के लिए मैं इसको हटाऊंगा, तो 10⁻² लगाऊंगा, ये लगा दिया ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, मोलरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, बट इसको हम ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राम पर लीटर में मोल से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये स्ट्रेंथ से बार बार पूछ रहा है आजकल। तो अगले पर चलते हैं। इसके बाद बोला व्हेन 10 ml of an aqueous solution of KMnO4 was titrated in acidic medium, बोल रहा है फिर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ कलर। फिर से पूछ रही द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इन ग्राम पर लीटर, ये अगेन ग्राम पर लीटर में। तो क्या बोल रहा है कि KMnO4 की रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ कराओ, एसिडिक मीडियम में करवा दी। ये क्या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, Ap+2 से Ap+3 में गया, और ये खुद को एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में रिड्यूस करता है। अब सल्फेट तो ऑलरेडी +6 में है, तो ये आगे तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। अब एन फैक्टर यहाँ देखो, +7 से +2 में गया, नेट एक्सचेंज कितना हुआ 5 का, और इसके एक मोल में इसका कितना 1 एटम है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5। आयरन यहाँ +2 से +3 में गया, एक्सचेंज कितना हुआ 1 का,
कितना इसके एक मोल में इसका 1 है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो n फैक्टर 1 हो गया। अब इक्विवेलेंट ऑफ K1/4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ap+2 मैंने कर दिए ये, या Ap/S/4 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी क्या है, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर ये रखा, वॉल्यूम 10 है, इसकी मोलारिटी 0.1 है, n फैक्टर ये 1 आया, वॉल्यूम के 1 है, तो मोलारिटी मिल गई 2 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। अब वो स्ट्रेंथ पूछ रहा है, स्ट्रेंथ क्या, ग्राम पर लीटर में, तो ये मोल क्या होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, मुझे मास चाहिए तो मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। K1/4 की पूछ रहा है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ही होती है, बट कॉन्सेंट्रेशन हम मोल पर लीटर में लेते हैं और स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम पर लीटर में। तो मॉलिक्यूलर वेट ये K1/4 का 158 से मल्टीप्लाई किया, यह आया 316 × 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ बार बार पूछ रहा है और ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, कुछ नहीं करना होता, मोलारिटी निकालो, उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अभी भी 21 ही चल रही है, अगला ले रहे हैं। बोला कंसीडर टाइट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन वर्सेस 1.25 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट। ब्यूरेट रीडिंग ये तुमको दे रखी है 5। हम क्या करते हैं, लास्ट जैसे जो ब्यूरेट में है वो लास्ट की 3 रीडिंग का एवरेज ले लेंगे। बोला इफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टेकन बाय 10 ml देन द मोलारिटी ऑफ NaOH। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ NaOH निकालना है मुझे एंड मतलब एंड पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, जो ब्यूरेट की लास्ट की 3 रीडिंग होती है उनका एवरेज लेते हैं और वो कैलकुलेट, ये एवरेज लोगे तो यही आएगा। अब वो बोल रहा है कि NaOH को हम टाइट्रेट कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, एसिड और बेस की रिएक्शन है, ये सॉल्ट एंड वाटर बन गया। भाई ये डाइप्रोटिक एसिड है, 2H+ रिलीज करेगा तो कौन रिप्लेस करेगा, Na2। इसकी मोलारिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम गिवन है, इसका मुझे वॉल्यूम भी गिवन है और मोलारिटी भी गिवन है। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कर दिया मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब नॉर्मलिटी क्या है, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये मोलारिटी वैलेंसी फैक्टर, एक NaOH क्या, इसका एक मोल एक OH माइनस डोनेट कर रहा है, इस वजह से मैंने रख दिया 1, वॉल्यूम 4.4, मोलारिटी कितनी है 1.25। अब ऑक्सैलिक एसिड का देखो, एक मोल कितने 2H+ रिलीज करी है, तभी तो यहाँ पे Na2 लगे हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 रखा, तो यहाँ से मोलारिटी कितनी आ गई 5.68 मोलर। बट वो एक नियरेस्ट इंटीजर तक पूछा था, तो ये वाला क्या है 5 से बड़ा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 मोलर, तो आंसर गया था 6, आंसर गया था इसका 6 मोलर। चलो अगले पे चलते हैं, 21 है। When 10 ml of an aqueous solution of Ap+2 ions was titrated in presence of dilute HCl, ये मीडियम प्रोवाइड करेगा, यूजिंग डाइफिनाइलएमीन इंडिकेटर ले लिया। बोला 15 ml of 0.02 molar solution of K2Cr2O7 was required to get the end point. The molarity of the solution containing Ap+2 ions is X into 10⁻⁻2 molar. The molarity of Ap+2 ions करनी। ठीक है, तो ये Ap+2 ions की मैं डाइक्रोमेट आयन के साथ एसिडिक मीडियम में करवाया। अब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा +2 से +3 में, और डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में खुद को +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस करते हैं। एन फैक्टर की बात करूँ इसका, तो ये +2 से +3 में गया, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, और इसके एक मोल में इसका एक एटम है, तो मल्टीप्लाई 1 ये हो गया 1। यहाँ पे ये +6 से जा रहा है +3 में, तो नेट एक्सचेंज हुआ 3 का, और इसके एक मोल में इसके 2 एटम है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो एन फैक्टर हो गया टोटल 6। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी मोलारिटी पूछ रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट कर दिया, इक्विवेलेंट ऑफ Ap+2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट। इक्विवेलेंट का वही फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी हमारा मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये मोलारिटी मुझे इसकी कैलकुलेट करनी,
बैलेंसी फैक्टर रख दिया मैंने यहाँ से उठा करके 1, ये गिवन है। अब इसकी हमको नॉर्मलिटी 0.02 दिया है, बैलेंसी फैक्टर 6 ये रहा, वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ से मोलरिटी आ गई 0.18, बट 10⁻² की फॉर्म में पूछा है तो मैं क्या बोलूँगा 18 × 10⁻² मोलर। तो वही घिसा पिटा क्वेश्चन है, एक ही ट्रेंड से आता है, इक्विवेलेंटी बराबर करने हैं, इसमें और कुछ नहीं है। देन अगले पे चलते हैं, बोला 10 ml ऑफ Na2CO3 solution is titrated against 0.2 molar HCl solution. The following titer value were obtained in ये 5 रीडिंग फिर से दे दी, ये दे रखी हैं। Based on these readings and conventions of titrimetric estimation, the concentration of Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट पूछी है, और वो भी मिली मोलर में, यूनिट पे ध्यान रखियो। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ HCl निकालना है, ये 5 रीडिंग दे रखी है, मैंने क्या बताया कि लास्ट की 3 रीडिंग का हम एवरेज ले लेंगे, लास्ट की 3 रीडिंग का एवरेज ले लिया, ये आएगा 5 ml। Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं, और इस Na2CO3 की क्या मोलरिटी पूछी है, 10 ml के बने मोलरिटी पूछ रहा है, ये 0.2 मोलर के बने, 5 ml भी के बने, तो मैं इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl किया, फॉर्मूला क्या है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी क्या है मोलरिटी इनटू बैलेंसी फैक्टर। अब देखो ये सॉल्ट है, सॉल्ट में टोटल नंबर ऑफ कैटाइन, टोटल नंबर ऑफ एनाइन का हम क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड लेंगे, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो मैंने रख दिया 2, वॉल्यूम गिवन है। HCl क्या है, एक H प्लस डोनेट करेगा तो इसका एन फैक्टर हो गया 1, तो M इंटू बी रख दिया, मल्टीप्लाई ये वॉल्यूम गिवन है 5, यहाँ से कैलकुलेट करने पे मोलरिटी है 5 इंटू 10⁻² मोलर, बट वो मिली मोलर की फॉर्म में पूछे, मिली का मतलब होता है 10⁻3, ये मैंने 50 इंटू 10⁻3 कर दिया, तो ये हो गया 50 मिली मोलर, आंसर गया 50। देन नेक्स्ट बोल रहा है इन बेसिक मीडियम, बेसिक क्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज thiosulfate ion to form sulfate ion and itself change CrOH का whole power minus the volume of 0.145 chromate required to react with 40 ml 0.25 molar thiosulfate ion। ठीक है, ये क्रोमेट आयन का वॉल्यूम चाहिए, तो ये क्रोमेट आयन की रिएक्शन थायोसल्फेट आयन के साथ कराई बेसिक मीडियम में, ठीक है, और ये बोला है कि CrOH का होल पावर माइनस में गया और सल्फेट में गया, यहाँ ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये यहाँ से किस में गया +3 में कन्वर्ट हुआ, उसने दे रखा है, ये +2 से सल्फेट में +6 में गया, यह एन फैक्टर +6 से कहाँ पे +3 में, तो कितने का 3 का चेंज हुआ, और इसमें इसके एक मोल में एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई 1 3, सल्फर +2 से +6 में गया 4 का एक्सचेंज, इसके एक मोल में 2 एटम है तो मल्टीप्लाई 2, तो एन फैक्टर हो गया 8। क्या करूँगा इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमेट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट, ये कर दिए, लगाया नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी क्या है मोलरिटी इनटू बैलेंसी फैक्टर, ये रखा बैलेंसी फैक्टर इसका कितना है 3, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये मोलरिटी और ये बैलेंसी फैक्टर यहाँ से उठा के रख दिया, वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम आया 173.16, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, ये 1 है तो इसको मैं 173 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 173 ml। देन अगला है given below are two statement बोल रहा है in the titration between strong acid and weak base methyl orange is suitable indicator। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में मिथाइल ऑरेंज चल जाएगा, देखो कैसे चलेगा, मिथाइल ऑरेंज स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज क्या होती है 1 से 3 होती है, तो जो स्टार्ट में एसिड को टाइट्रेट कर रहे हैं किसके साथ बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड को बेस के साथ, मींस एसिड किस में ले रखा है बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में, और बेस किस में ले रखा है ब्यूरेट में,
तो स्टार्ट में तो जब ऐड नहीं करेंगे तो ओनली क्या रहेगा, एसिड रहेगा, तो पीएच क्या रहेगी, कम रहेगी। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच रेंज क्या होगी, 1 से 3। तो मान लो ये 2 पर से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं इसमें बेस ऐड करता जाऊंगा तो ये न्यूट्रलाइज होता जाएगा और ये ऐसे चलता जाएगा, और लगभग 2 पॉइंट के बाद या 1-2 पॉइंट के बाद क्या होगा, ये स्टीप पोर्शन आता है, और ऐसे करके फिर उसके बाद फिर सारा की सारा यहाँ तक इसमें क्या होगा, एसिड न्यूट्रलाइज होगा बेस के साथ, फिर ओनली बेस बचेगा, और तो उसके साथ क्या होगा, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो स्टीप पोर्शन है, ये स्टीप पोर्शन ये क्या होगा, मान लो एसिड है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है या 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1-2 पॉइंट के बाद ये स्टीप पोर्शन आ जाता है इसमें। और ये स्टीप पोर्शन अब यहाँ से लगभग ये आ रहा है, मान लो यहाँ पे 3.5 से आ रहा है और ये 5 तक आ रहा है, और ये क्या होगी, ये स्टीप पोर्शन ये किस में आना चाहिए, इंडिकेटर रेंज में आना चाहिए। और जो मिथाइल ऑरेंज हमारे पास इंडिकेटर होता है उसकी रेंज ऑलमोस्ट 3.3 टू 5.3 होती है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। तो ये लगभग हमारा इसकी रेंज में आ रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है पहला वाला। दूसरा क्या है, फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ NaOH फिनोप्थलीन इज नॉट ए सूटेबल इंडिकेटर। ये बीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये स्टेटमेंट गलत आना है, देखो कैसे। अब अगेन मैंने बीक एसिड किस में लिया है, बीकर में लिया है, तो मीन्स पहले एसिड रहेगा और इसको हम ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट से धीरे धीरे। तो ये भी स्टार्ट में एसिड है, तो ये भी कहाँ से, नीचे से स्टार्ट होगा। बट अब क्या है, इस बार बीक एसिड है, तो बीक एसिड की रेंज क्या होगी, 3 के बाद से ही होगी। तो ये कहीं मान लो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ कहीं 5 से स्टार्ट हो रहा है, और मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहा हूँ, तो लगभग ये 1-2 पॉइंट के बाद क्या होगा, ये स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे करके चला। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये लंबे टाइम तक इसको स्टीप पोर्शन रहेगा, और फिर कहीं जा करके जब सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये बेस ही बचेगा, तो ये पीएच क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसमें जो स्टीप पोर्शन आता है, इसमें जो स्टीप पोर्शन आता है वो लगभग इसकी रेंज हो जाती है 8 से लगभग चलता है 12 तक चल जाता है, और 10 टू 12 तक चल जाता है स्टीप पोर्शन। और जो क्या आ रहा है, इंडिकेटर रेंज में आ रहा है, किसकी में आ रहा है, मिथाइल ऑरेंज की में। क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की जो इंडिकेटर रेंज है वो लगभग 8.3 टू 10.3 होते, थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। तो स्टीप पोर्शन हमारा इस रेंज में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बट इसने बोला था कि सूटेबल नहीं है इंडिकेटर, ये सूटेबल इंडिकेटर है इसके लिए, तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देन इसके बाद के 2022 वाले हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय श्री